नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस बुक समरी में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में आते हैं जो अपने लाइफ में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? तो इस बुक समरी में कुछ नया शेयर मार्केट के बारे में जानने मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक समरी को, जिसका नाम है हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट, जिसके लेखक हैं निकोलस डार्वेस, जिन्होंने स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम के आधार पर स्टॉक चुनने की एक मेथड डार्वेस बॉक्स मेथड विकसित की और बाद में उनकी ट्रेडिंग से लेकर सब्सटेंशियल सक्सेस तक ह्यूमन एलिमेंट को हटाते हुए इस मेथड को रिफाइन किया। निकोलस डार्वेस को मार्केट की हिस्ट्री में सबसे अच्छे ट्रेडर्स में से एक माना जाता है और उनकी पद्धति अभी तक विकसित सर्वोत्तम ट्रेडिंग सिस्टम में से एक पाया गया है। कहा जाता है कि डार्वेस ने महान स्पेकुलेटर्स द्वारा मार्केट पर लिखी गई 200 से भी अधिक बेस्ट बुक्स पढ़ी हैं। उनके यूनिक अप्रोच और प्लान से उन्होंने केवल 18 महीनों में ही स्टॉक में ट्रेडिंग करके $2 मिलियन से ज़्यादा कमाए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स और इन्वेस्टिंग के ऑडियो बुक समरीज मिलते रहें। चैप्टर 1, कैनेडियन पीरियड। जब फाइनेंशियल टिप्सटर छोटे ऑपरेटरों को स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं तो वे प्रोफेशनल जिन्होंने स्टॉक को बहुत पहले ही खरीद लिया था अब वे बेच रहे हैं। डार्वेस को यह बात महसूस करने में वर्षों लग गए। चैप्टर 2, एंटरिंग वॉल स्ट्रीट। कुछ बातें जो डार्वेस हमेशा ध्यान में रखते थे, कनाडा में हो या फिर वॉल स्ट्रीट, एडवाइजरी सर्विस भी अचूक नहीं है, इसलिए उन्हें अंधाधुंध फॉलो नहीं किया जा सकता है। ब्रोकर्स की सलाह से सावधान रहना है क्योंकि वे गलत भी हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट की कहावत को इग्नोर करना है, चाहे वह कितना ही प्राचीन और पूजनीय क्यों ना हो। ओवर द काउंटर ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ लिस्टेड स्टॉक में ही ट्रेड करना है, जिसमें जब वे सेल करना चाहते हो तो हमेशा उन्हें एक खरीदार मिले। अफवाहें नहीं सुननी है, चाहे वे कितनी ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज क्यों ना हो। फंडामेंटल अप्रोच ने गैम्बलिंग की तुलना में बेहतर काम किया है, इसलिए उन्हें इसका अध्ययन करना है। एक ही समय में दर्जनों शेयरों के साथ छोटी अवधि के लिए होल्ड करने के बजाय एक बढ़ते स्टॉक को लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है। चैप्टर 3, माय फर्स्ट क्राइसिस। स्टॉक जिस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उसका ग्रुप बनाते हैं और एक ही इंडस्ट्री से संबंधित शेयरों की कीमत बाजार में एक साथ ऊपर या नीचे जाती है, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से यह काम जरूर करें। स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्री ग्रुप को ढूंढें और इस स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्री ग्रुप के भीतर भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी को चुनें। अगर कोई कंपनी इस कंडीशन के साथ मैच होते हैं तो कंपनी के शेयर खरीद कर उसे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आइडल स्टॉक की कीमत में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। जब भी कोई स्टॉक बाजार से बेहतर परफॉर्म करना शुरू करता है तो आपको तुरंत उस इंडस्ट्री ग्रुप के दूसरे स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखना है। अगर आपको पता चला कि दूसरे स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने इंडस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी को ढूंढ लिया है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी के साथ पैसा नहीं कमा पाए तो आप निश्चित रूप से दूसरे स्टॉक के साथ भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। चैप्टर 4, डेवलपिंग द बॉक्स थ्योरी। हालांकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चांसेस की संभावनाएं होती हैं, फिर भी आप अपने कार्यों को सिर्फ भाग्य के आधार पर नहीं कर सकते। आप एक बार भाग्यशाली हो सकते हैं, शायद 2 बार, लेकिन लगातार नहीं। क्या आप नियमों को जाने बिना ब्रिज पर जीत हासिल कर सकते हैं, या फिर चेस गेम में अपने ओपोनेंट की चाल का जवाब कैसे देना है जाने बिना जीत हासिल कर सकते हैं? उसी तरह ट्रेड कैसे करना है इसे सीखे बिना बाजार में सफल होने की संभावनाएं बहुत कम है। डार्वेस ने टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग को प्योरली बाजार में इसकी एक्शन के आधार पर खरीदा था। वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने इसकी कीमत में निरंतर वृद्धि और हाई वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया कि कुछ लोग इसके बारे में उनसे कहीं अधिक जानते थे। यदि अन्य सभी फैक्टर्स को छोड़कर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का अध्ययन किया जाए तो भी उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर आमतौर पर इनएक्टिव स्टॉक अचानक एक्टिव हो जाते हैं तो वे इसे असामान्य मानेंगे, और अगर यह प्राइस में भी आगे बढ़ता है तो वे इसे खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस अनयूजुअल एक्शन के पीछे कहीं कोई समूह था जिसके पास कुछ अच्छी जानकारी है। शेयर खरीद कर वह भी उनका साइलेंट पार्टनर बन जाएगा। मार्केट में कोई चीज़ निश्चित नहीं है,
उन्होंने इस फैक्ट को स्वीकार किया कि वे आधा समय गलत हो सकते हैं और उसके अनुसार खुद को एडजस्ट किया। वे केवल चांसेस नहीं ले सकते थे, सबसे पहले उन्हें अपने जोखिमों को मानवीय रूप से जितना संभव हो सके उतना कम करना था। वे जानते थे कि आधे समय सही रहने पर भी सफलता नहीं मिल सकती है। उन्हें अब समझ में आने लगा कि वे कैसे ब्रेक इवन होते हुए भी पूरा पैसा गंवा सकते हैं। उन्होंने स्टॉक के नीचे जाने की स्थिति में उन पर एक ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ एक निश्चित आंकड़े पर खरीदने के लिए स्टॉप ऑन ऑर्डर देने का फैसला किया। इस तरह वे भारी नुकसान से बच जाएंगे। अपने आप को अनुशासित करना उनकी सबसे कठिन समस्या थी, जिससे कि वे बढ़ते स्टॉक को बहुत जल्दी ना बेचें। बढ़ते हुए स्टॉक को थामे रहें, लेकिन साथ ही अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्राइस के बढ़ने के साथ ही इसके पैरेलल बढ़ाते रहें। वे इसे इतनी दूरी पर रखते थे कि कीमत में एक अर्थहीन स्विंग इसे छू नहीं पाए। उन्हें एहसास हुआ कि वे हर समय शीर्ष पर नहीं बेच पाएंगे। जो कोई भी दावा करता है कि वह लगातार ऐसा कर सकता है तो वह झूठ बोल रहा है। फिर कब बेचना है? जब डिब्बे उल्टे जाने लगे, जब पिरामिड नीचे की ओर गिरने लगे तो शो को बंद करने और बेचने का समय आ गया होता है। उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसे उन्होंने स्टॉक की बढ़ती कीमत के साथ ट्रेल किया था, इसे ऑटोमेटिक रूप से ध्यान रखता है। यह निर्णय लेने के बाद वे शेयर बाजार में अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिर से परिभाषित करने लगे, जैसे सही स्टॉक, सही समय, छोटे नुकसान, बड़ा मुनाफा। उन्होंने अपने टूल्स की भी जांच की, जैसे प्राइस और वॉल्यूम, बॉक्स थ्योरी, ऑटोमेटिक बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। उन्हें पता था कि शेयरों के प्रति एक ठंडा अनइमोशनल एटीट्यूड अपनाना होगा। जब वे उठें तो उन्हें उनसे प्रेम ना हो जाए और जब वे गिरें तो उन्हें उनसे क्रोध ना हो जाए। ये केवल बढ़ते और गिरते स्टॉक हैं और उन्हें बढ़ते हुए स्टॉक को खरीदना है और गिरते हुए स्टॉक को बेचना है। चैप्टर 5 केबल्स राउंड द वर्ल्ड। बिना किसी पैसे के वे अपनी भावनाओं को आसानी से नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने डॉलर को स्टॉक में रखा, उनकी भावनाएं जल्दी से सतह पर तैरने लगी। स्टॉक्स में लोगों की तरह ही कैरेक्टर होते हैं, या इतना इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि वे ईमानदारी से उन लोगों के कैरेक्टर को दर्शाते हैं जो उन्हें खरीदते और बेचते हैं। हालांकि उन्होंने धीरे धीरे यह देखा कि वे एक डायग्नोस्टिशियन बन रहे थे, लेकिन वे भविष्यवक्ता नहीं बन सकते। जब उन्होंने एक स्टॉक की जांच की और इसे मजबूत पाया तो वे बस इतना कह सके कि यह स्टॉक आज इस समय स्वस्थ है। वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उसे कल ठंड नहीं लगेगी। स्टॉक के संबंध में वैल्यू शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी स्टॉक का वैल्यू उसकी कोटेड प्राइस है या पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड पर निर्भर है। जब बाजार में महान ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट्स होने लगे तब उनके लिए यह आकलन करना असंभव था। जैसे वॉल स्ट्रीट की कीमतों में गिरावट जारी थी, उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनके स्टॉप लॉस के साथ जल्दी से बाहर निकलने के उनका सिस्टम ने इस तरह के आकलन को अनावश्यक बना दिया। इस बात ने उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। बेशक वे इन गिरते हुए शेयरों को खरीद सकते थे और उन्हें दूर रख सकते थे। यह उन लोगों के लिए एक क्लासिकल सॉल्यूशन है जो खुद को कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कहते हैं, लेकिन अब तक डार्वेस उन्हें प्योर गैम्बलर्स ही समझते थे। वे गैर जुआरी कैसे हो सकते हैं जब वे एक स्टॉक के साथ बने रहते हैं, भले ही वह गिरावट जारी रखता हो। एक गैर जुआरी को अपने स्टॉक गिरने पर बाहर निकलना चाहिए, जबकि ये लोग प्राइस वापस बढ़ने की उम्मीद में गिरते हुए स्टॉक के साथ बने रहते हैं। चैप्टर 6 बियर मार्केट के दौरान। बुल मार्केट को उन्होंने शक्तिशाली एथलीटों से भरे एक समर कैंप के रूप में देखा, लेकिन उन्हें यह याद रखना था कि कुछ शेयर दूसरों की तुलना में ज़्यादा मजबूत थे। बियर मार्केट में समर कैंप अस्पताल में बदल गया और अधिकांश स्टॉक बीमार थे, लेकिन कुछ दूसरों की तुलना में ज़्यादा बीमार थे। वे मार्केट में उनकी टेक्निकल एक्शन पर शेयरों का चुनाव करते थे, लेकिन फंडामेंटल रीजन के साथ ही वे उन्हें खरीदते थे। गतिशील भविष्य के विकास का वादा करने वाले शेयरों को दूसरे की तुलना में बेहतर व्यवहार करना चाहिए। एक टॉस स्टॉक जो जेट एज के अनुरूप है 20 वर्षों में 20 गुना अधिक मूल्य का हो सकता है। इस तरह के स्टॉक में वैसे ही निश्चित फैशन होते थे जैसे महिलाओं को कपड़ों में होते हैं, और अगर वे सफल होना चाहते हैं तो फैशनेबल स्टॉक की खोज करना महत्वपूर्ण था।
जब फैशन बना रहता है, फॉरवर्ड लुकिंग इन्वेस्टर्स अंदर आते हैं और बने रहते हैं। फिर धीरे धीरे फैशन फीका पड़ जाता है और वे बाहर हो जाते हैं। सभी कंपनी की रिपोर्ट और बैलेंस शीट आपको अतीत और वर्तमान के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वे भविष्य नहीं बता सकते। उन्होंने उन शेयरों की तलाश की जो उन्हें लगा कि नई ऊंचाई बना सकते हैं, और जब वे लॉन्चिंग पैड पर चढ़ गए और रॉकेट की तैयारी करने लगे तो उन पर अपना पूरा ध्यान देने का फैसला किया। अब ये स्टॉक पहले से कहीं ज़्यादा महंगे हुए और इसलिए ये बिना पढ़े लिखे लोगों को भी प्रिय लगने लगे, लेकिन वे भी इन लोगों में शामिल हो सकते थे। वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई में रोथस्चाइल्ड के पास एक एजेंट था। जैसे ही जीत निश्चित थी, यह एजेंट लंदन के लिए रवाना हुआ और रोथस्चाइल्ड को सूचित किया। रोथस्चाइल्ड ने ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शेयर को खरीदना शुरू कर दिया, इससे पहले कि कोई और खबर सुनता। जब उन्होंने ऐसा किया, बेशक